सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 9वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 3.4 रीढ़ की हड्डी। इस पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। आइए पाठ का सारांश देखते हैं। रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी की नायिका उमा है। नायिका मतलब मुख्य जो पात्र है, ठीक है। जो जैसे मूवी देखते हैं तो उसमें जो लीड रोल करते हैं वो हीरो या कोई हीरोइन होती है ना। तो यहाँ पर उमा जो है ना, नायिका उमा है। उमा विवाह योग्य हो गई है ना। वह स्नातक है। स्नातक है मतलब बीए कर चुकी है। 12वीं के बाद 3 साल का कॉलेज में जो कोर्स होता है उसको है ना बीए है, स्नातक बोलते हैं, है ना। चाहे वो बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम है, 3 साल की जो डिग्री है उसको स्नातक बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं। उसके यहाँ उमा बीए किए है ना। उसके विवाह का प्रस्ताव लेकर लड़के शंकर के पिता गोपाल प्रसाद उमा के घर आते हैं। उमा के पिता रामस्वरूप, उमा के पिता कौन है? रामस्वरूप है, तथा माता प्रेमा। उसकी माँ का क्या नाम है? प्रेमा। ठीक है। यहाँ पर 5 लोग हैं, है ना। एक लड़की जिसका नाम उमा है, ठीक है। एक लड़का शंकर जिसके पिता का नाम क्या है? गोपाल प्रसाद, ठीक है। और उमा के पिता का नाम रामस्वरूप और उसकी माता का नाम प्रेमा, है ना। सब मिलकर वर तथा वर के बाप प्रेमा सब मिलकर वर तथा वर के बाप का अच्छा आतिथ्य सत्कार करते हैं। कौन कौन मिलकर? प्रेमा की माँ और उसके पिता मिलकर, है ना। आगे देखते हैं। आतिथ्य सत्कार करते हैं। बीए पास लड़की का विवाह उमा के पिता रामस्वरूप के लिए एक जटिल समस्या है। बीए पास लड़की का विवाह उमा के पिता रामस्वरूप के लिए एक जटिल मतलब बहुत मुश्किल कार्य है। योग्य वर अधिक दहेज मांगता है, ठीक है। योग्य जो वर है, ठीक है, मतलब जो लायक, जो दूल्हा के लायक जो है ना, जो अच्छा है, वो बहुत अधिक दहेज मांगता है। आखिर वह बाबू गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर के साथ उमा का रिश्ता तय करते हैं। ठीक है, इसके साथ तय करते हैं। गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर लड़का है ना, उसके साथ उमा का रिश्ता तय करते हैं। आइए आगे देखते हैं। गोपाल प्रसाद वकील है। गोपाल प्रसाद कौन है? वकील है। उनका लड़का शंकर चरित्रहीन है। उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है ना। कई बार फेल हो चुका है। पिता पुत्र की शादी के नाम पर सौदेबाजी करना चाहते हैं। पिता और पुत्र दोनों, कौन कौन? गोपाल और उसका बेटा शंकर, दोनों के दोनों शादी के नाम पर सौदेबाजी करना चाहते हैं। उमा के पिता रिश्ता निश्चित करने के विचार से अपनी बीए पास लड़की को मैट्रिक पास बताते हैं। ठीक है। गोपाल और उसके लड़का जो शंकर है, उन लोगों को पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी, इसलिए वो उमा के जो पिता है गोपाल प्रसाद, है ना, रामस्वरूप जो है वो बीए पढ़ाई करने की बात को छिपा के मैट्रिक पास है करके बताते हैं। आगे देखते हैं। इधर उधर की बातें होने के बाद गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कहते हैं कि अब बिजनेस की बात हो जाए। ठीक है। रामस्वरूप बिजनेस शब्द से चौंक उठते हैं। वह विवाह को बिजनेस नहीं समझते, इसलिए वो चौंक जाते हैं, है ना। बिजनेस मतलब क्या? व्यवसाय या धंधा। चलिए आगे देखते हैं। नाश्ता खत्म होने के बाद उमा पान की
तस्तरी हाथ में लिए आती है। ठीक है, नाश्ता वगैरह खत्म होने के बाद उमा पानी की तस्तरी मतलब ट्रे समझ लो, है पानी की ट्रे लेके आती है। उसकी नाक पर रखा चश्मा देखकर दोनों पिता पुत्र चौंक उठते हैं। ठीक है, मतलब चश्मा पहनी है इसलिए वो चौंक उठते हैं दोनों पिता पुत्र। कौन कौन? गोपाल और उसके पुत्र, उसका बेटा शंकर। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि इसे कुछ गाना बजाना भी आता है। उमा सितार पर मीरा का भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू करती है, परंतु शंकर को पहचान कर रुक जाती है। गाना गाते गाते अचानक से शंकर को देखती है और उसको देखते ही रुक जाती है। उमा शंकर की चरित्रहीनता से पूर्ण परिचित था। उमा जो है शंकर की जो चरित्रहीनता है, उसका कैरेक्टर है, उसको भली भांति जानती थी। शंकर के पिता उमा से और भी प्रश्न पूछते हैं। शंकर के पिता जो है ना गोपाल, वो उमा से और भी प्रश्न पूछते हैं। क्या तुम पेंटिंग वेंटिंग भी जानती हो? सीना पिरोना अर्थात सिलाई कढ़ाई भी आता है? क्या तुमने इनाम विनाम भी जीते हैं? ऐसा करके वो इस तरह वे उसके शील सौजन्य आदि की परीक्षा लेते हैं, है ना। मतलब कितना वो सरल है, कितना क्या है करके वो परीक्षा ले रहे हैं गोपाल के पिता, शंकर के पिता गोपाल। इस परीक्षा का ढंग ऐसा था जैसे कोई भेड़ बकरियां खरीदने के पहले उसकी जांच पड़ताल मोल भाव हो। इससे उमा के आत्मसम्मान को चोट लगती है। उमा भेड़ बकरियों की तरह बेजुबान नहीं है। उसने अपना स्वतंत्र अभिव्यक्ति बना लिया है। उसने अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बना लिया है। वह शंकर के पिता को ऐसा उत्तर देती है कि वर पक्ष खिसियाकर मतलब परेशान होकर रह जाता है। शंकर की चरित्रहीनता का उदाहरण देती हुई वह कहती है, अपने लड़के से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल में किस लिए घूम रहे थे। इसकी वहाँ क्या गत बनाई गई थी? इन्हें नौकरानी से माफ़ी क्यों मांगनी पड़ी थी? उमा अंत में कहती है, जाइए लेकिन घर जाकर जरा यह तो पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। ऐसा करके वो और बोल देती है उमा, क्योंकि वो हॉस्टल में कई बार चक्कर लगा चुका है और नौकरानी के हाथों वो मार भी खा चुका है। और झुक के भी बैठता है, इसीलिए वो उमा बोल रही है कि जाइए लेकिन घर जाकर जरा यह तो पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। गुस्से में भरे गोपाल प्रसाद चले जाते हैं। ठीक है, उमा पहले हंसती है फिर रोने लगती है। इस प्रकार उमा की पढ़ी लिखी लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार उमा आज की पढ़ी लिखी लड़कियों का प्रतिनिधित्व करती है। वर का पिता उनका प्रतिनिधि है। वर का जो पिता है वो उसका प्रतिनिधि है उमा का, जो विवाह के नाम पर व्यवसाय करते हैं। मतलब शंकर का जो पिता है वो उसका प्रतिनिधि है, वो उसका अगवा है ना। और वो विवाह के नाम पर क्या करना चाहता है? व्यवसाय करना चाहता है। वर का कोई व्यक्तित्व नहीं बन पाया है। वर का जो शंकर है उसका व्यक्तित्व का कोई व्यक्तित्व ही नहीं बन पाता है। वह रीढ़हीन है। ठीक है, उसका कोई मतलब आधार ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है वह रीढ़हीन है। रीढ़ जो हमारे पीठ में जो हड्डी है जिसके सहारे हम सीधे खड़े रहते हैं, है ना, या बैठ भी पाते हैं सीधे,
है ना, तो उसी को रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी हमें खड़े रहने के लिए इस एक आधार प्रदान करता है। लेकिन शंकर जो है उसका कोई आधार नहीं है उसके व्यक्तित्व का, है ना, इसलिए वह रीढ़हीन है। फिर भी वर होने के कारण उसकी त्रुटियों पर पर्दा पड़ा रहता है ना। मतलब कोई उसको दिखाता नहीं है उसके पिता। शंकर उच्छृंखल और असंयमी युवक है। क्या है उच्छृंखल? क्या है मतलब उसका कोई रोक टोक नहीं है, मनमानी जो भी करना चाहे कर सकता है ना, वो है उच्छृंखल, है ना, उच्छृंखल। और असंयमी युवक है। शील, सदाचार और संयम ही जीवन की रीढ़ है। शील, सदाचार और संयम मतलब अच्छे जो आचरण है ना, यही जीवन की रीढ़ है, जो शंकर के पास नहीं है। उमा उसकी त्रुटियों को, गलतियों को उद्घाटित कर इस परिस्थिति से समझौता नहीं कर पाती है। वह एक तरह का विद्रोह करती है। इस विद्रोह का चित्रण ही इस एकांकी का मुख्य भाग है या प्रतिपाद्य है ना, वही दिखाया या बताया गया है। इस तरह से ये हमारा रीढ़ की हड्डी जो पाठ है ना, उसका ये सारांश है।